बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है वाइटामिन्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वाइटामिन्स हैं क्या चीज़। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसकी बहुत थोड़ी मिकदार हमारे ग्रोथ के लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी खुद तैयार नहीं कर सकती, इसलिए इसका खुराक में मौजूद होना ज़रूरी होता है। ये चंद कुछ वाइटामिन्स हैं जिनके मैंने फंक्शंस दिखाए हैं जो कि मुख्तलिफ रोल प्ले करते हैं। तो वाइटामिन ए मसलन इट इज़ अ रेगुलेटर ऑफ सेल एंड टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। इसी तरह वाइटामिन बी जो है दैट इज़ द प्रिकर्सर फॉर एंजाइम कोफैक्टर्स। वाइटामिन डी इज़ अ रेगुलेटर ऑफ मिनरल मेटाबॉलिज्म और वाइटामिन ई प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एज एन एंटीऑक्सीडेंट। वाइटामिन को फिर दो मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स और दूसरा है फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। वाटर सॉल्युबल में बी और सी वाइटामिन शामिल हैं, जबकि फैट सॉल्युबल में ए, डी, ई और के वाइटामिन शामिल हैं। ये फिर एक कंपैरिजन है दोनों वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल वाइटामिन के दरमियान कि किन की ज़्यादा मिकदार नुकसानदेह है और किसकी नहीं है। तो अगर आप वाटर सॉल्युबल वाइटामिन ज़्यादा भी खाएं तो वो इसकी एक्सेस मिकदार यूरिन में खारिज हो जाती है और उसके डेफिशिएंसी का ख़तरा जो है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये यूरिन में एक्सक्रीट होता रहता है। लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी का ख़तरा कम होता है क्योंकि ये बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। जबकि दूसरी जानिब जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं ये अगर एक्सेस मिकदार में खाए जाएं तो ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। यही वजह है कि इसकी डेफिशिएंसी का ख़तरा कम रहता है लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी का ख़तरा ज़्यादा होता है। ये फिर एक टेबल मैंने बनाया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ वाइटामिन्स को पहले कॉलम में दिखाया गया है, उसकी लेटर वाले नाम और उसका जो दूसरा कॉमन नेम है मसलन वाइटामिन ए और इसका जो दूसरा नाम है रेटिनॉल। इसी तरह वाइटामिन B1 जिसको थायमीन कहा जाता है, वाइटामिन B2 राइबोफ्लेविन। इसी तरह बाकी जितने भी वाइटामिन हैं उसके नाम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आपने ये सारे नाम मेमोराइज करने हैं। दूसरे कॉलम में इसके बॉडी में रोल लिखा गया है कि ये हमारे बॉडी में क्या रोल प्ले करता है, तो ये भी प्लीज़ आप पढ़ लीजिए, इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, अब आपने पिछले स्लाइड में कुछ वाइटामिन मिसिंग देखे होंगे, यानी वाइटामिन B4 उसमें नहीं था, B8 नहीं था, B10 और B11 भी मौजूद नहीं था। इसकी वजह यह है कि पहले तो ये जो कंपाउंड यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं यानी एडिनिन, आइनोसिटोल वगैरह ये वाइटामिन में शामिल होते थे, लेकिन अब इसको वाइटामिन से निकाल दिया गया है। तो वाइटामिन B4 जिसे कहा जाता था वो एडिनिन था। इसी तरह आइनोसिटोल जो था उसको वाइटामिन B8 कहते थे। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड को वाइटामिन B10 कहा जाता था और सैलिसाइलिक एसिड को B11 कहा जाता था। ये फिर एक और टेबल है जिसमें वाइटामिन और उसके फिर एग्जाम्पल्स, फिर उसकी जो है वेदर इट इज़ फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट कॉलम में दिया गया है कि इसकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कितनी है, डेली इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है वो लिखी गई है। एक नेक्स्ट कॉलम में डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं और एक सेकंड लास्ट जो कॉलम है वहाँ पे दिया गया है कि इसकी ओवरडोज यानी टॉक्सिसिटी के क्या इफ़ेक्ट होंगे। और आखिरी कॉलम में मुख्तलिफ़ किस्म के फूड्स दिखाए गए हैं जिसमें इसकी काफ़ी मिकदार अवेलेबल होती है। ये उसी का एक बाकी मानदा हिस्सा है उसी टेबल का। ये आगे जो दो टेबल्स हैं ये सेल्फ स्टडी में आते हैं, इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें अपनी नॉलेज के इजाफे के लिए, अदरवाइज़ इससे कोई ख़ास एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।